प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में आश्रम व्यवस्था की शुरुआत की गई, जहाँ पर गुरु और शिष्य रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे और स्वच्छ वातावरण में रहते थे। आश्रम की खर्च के लिए राजा जहाँ सहयोग करते थे, वहीं पर विद्यार्थी के द्वारा भिक्षाटन के द्वारा इसका खर्च का वहन किया जाता था। और इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था की शुरुआत के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसके फलस्वरूप विद्यार्थी के अंतर्गत निम्न गुणों का विकास हुआ। छात्र पढ़ाई के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करता था और बड़े ही स्वच्छ वातावरण में रहता था, जिसके ऊपर उसके स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था और विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वच्छ होता था। दूसरा, उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ। जब विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था तो उत्तरदायित्व को बड़े ही अच्छे ढंग से निर्वहन करता था और साथ ही साथ अर्थोपार्जन की भी व्यवस्था करता था। नेक्स्ट, समानता के सिद्धांत का विकास हुआ। इससे सामाजिक संतुलन स्थापित करना विद्यार्थी के लिए बड़े ही सरल हुआ। इसके अलावा चौथा, कर्म की प्रधानता का विकास हुआ, जिससे शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब विद्यार्थी गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और आश्रम में जाता था तो वहाँ अपने कर्म को बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित करता था। इसके बाद 6th सेंचुरी BC में तक्षशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो विश्व का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। तक्षशिला का महत्व जहाँ राजनीतिक रूप से भी था, वहीं पर शिक्षा के रूप में भी स्थापित हुआ। 6th सेंचुरी BC के पूर्व भी उत्तर वैदिक काल में गंधार जनपद का उल्लेख मिलता है, जहाँ के शासक के रूप में मामा शकुनी और राजकुमारी गंधारी का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके अलावा 6th सेंचुरी BC में गंधार महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जो पाकिस्तान देश के पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र में स्थित था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। इसके बाद तक्षशिला का महत्व मौर्योत्तर काल में भी हिंद यूनानी शासकों की राजधानी के रूप में रहा। इससे स्पष्ट पता चलता है कि तक्षशिला एक पॉलिटिकली राजधानी के रूप में भी स्थापित था, साथ ही साथ यह शिक्षा के केंद्र के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर 2 विद्यार्थी का उल्लेख मिलता है, जहाँ वो रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। एक आम्भी और दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, और साथ ही साथ यहाँ शिक्षक के रूप में चाणक्य का भी उल्लेख आता है। आम्भी जहाँ पर तक्षशिला का शासक बनने के बाद सिकंदर महान को भारत आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है और इतिहास में प्रथम गद्दार के रूप में स्थापित होता है। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह नंद वंश को समाप्त कर एक अखंड भारत को स्थापित करने के लिए अग्रसर होता है और अशोक के शासनकाल में एक अखंड भारत की परिकल्पना एक सार्थक दिशा के रूप में स्थापित होती है। इसके बाद धीरे धीरे मौर्योत्तर काल में भी आश्रम व्यवस्था और विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा का प्रचलन बना। परंतु जैसे ही गुप्त काल आया तो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो एक बौद्ध विहार के रूप में स्थापित हुए, जहाँ पर महायान शिक्षा दी जाती थी। परंतु यह विश्वविद्यालय धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, जहाँ से एशिया देश के बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस समय इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक और यह विद्यालय 57 एकड़ में फैला हुआ था। यह एक आवासीय विद्यालय था, जहाँ पर सभी टीचर और विद्यार्थी रह करके पढ़ते थे। इसके अलावा प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन सांग भी यहाँ आया और 18 महीने तक रहकर योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। इस विद्यालय में एशियाई देशों के विभिन्न विद्यार्थी आते थे और यहाँ पर राजकाज को संचालित करने की शिक्षा दी जाती थी। विदेश नीति को कैसे संचालित किया जाता है, इसकी भी शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा तंत्र, साधना, अध्यात्म, योग इत्यादि की भी शिक्षा दी जाती थी।
यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता था। इसके बाद पाल शासकों ने भी शिक्षा के केंद्र के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालय को स्थापित किया, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय, उदनपुरी विश्वविद्यालय इत्यादि स्थापित किए गए। परंतु जैसे ही मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत हुई, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी सबसे प्रमुख है, इसी मोहम्मद गोरी का एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल अभियान किया और इसी अभियान के दौरान उन्होंने 1202-3 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और सोमपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और इस प्रकार यह शिक्षा का केंद्र समाप्त हो गया। उसके बाद यह शिक्षा के केंद्र पुनर्जीवित नहीं हो पाया। परंतु जैसे जैसे औपनिवेशिक सत्ता आया, औपनिवेशिक सत्ता के दौरान शिक्षा को प्रोत्साहित करने की प्रक्रियाएं शुरू हुई। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच आया, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद शिक्षा के विकास की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1953 ईस्वी में यूजीसी की स्थापना हुई। यूजीसी ने शिक्षा को बड़े ही बेहतर तरीके से स्थापित करने की कोशिश की, जो एक परंपरागत शिक्षा के रूप में स्थापित था। इस दौरान जहां हाई स्कूल, कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने जाते थे और वह शिक्षा ग्रहण करते थे, परंतु एक नई तरीके की शिक्षा देने के लिए पत्रकारिता की शिक्षा का विकास हुआ, पत्रचार के द्वारा शिक्षा का विकास हुआ और इस शिक्षा को देने के लिए सर्वप्रथम इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और इसके द्वारा पत्रचार के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और इसी क्रम में दूसरा प्रयास नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई और इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय का एक अस्तित्व ओपन विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। इसके बाद 1995 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के फलस्वरूप नालंदा की शिक्षा बिहार सरकार के अंतर्गत स्थापित हो गई और नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवित करने का विचार बिहार सरकार के अधीन स्थापित हुआ। जब 2006 में भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कृषि रोड मैप 1 के उद्घाटन करने के लिए बिहार गए हुए थे, तो उन्होंने बिहार मंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी क्रम में जब मार्च 2007 में दूसरे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई, तो इसमें 16 सदस्य देशों ने इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार रखा और अपना समर्थन दिया। जब 2009 में चौथे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, सिंगापुर, जापान ने भी इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का अपना समर्थन दिया और इस प्रकार से बिहार सरकार को एक नैतिक बल मिला, जिस आधार पर इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की उन्होंने कोशिश शुरू की। और इसी क्रम में 2009 में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने जो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन ली गई थी, उस ज़मीन को केंद्र सरकार को सौंप दिए और साथ ही साथ उन्होंने विदेश मंत्री एम कृष्ण से मुलाकात की और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा धन प्राप्त या धन दिए जाने का आश्वासन लिया और इस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को आगे विकसित करने की प्रक्रियाएं शुरू होगी। 2010 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे आगे बढ़ाया और 2010 में ही नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक राज्यसभा में रखा गया और इसे पारित कराया गया। फिर यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के द्वारा यह विधेयक कानून का रूप स्थापित कर लिया और इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने की प्रक्रियाएं शुरू होगी और इस प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार से वहाँ पर विकास की प्रक्रियाएं शुरू की गई और इस विकास के करने में कम से कम 4 साल लगा।
4 साल के विकास और मेहनत के फलस्वरूप 1 सितंबर 2014 को यहाँ पर पहली बार शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई और विद्यार्थी ने शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत की गई, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या मात्र 15 थी। और साथ ही साथ इस विद्यार्थियों के रहने के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था की गई। राजगीर के बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा एक होटल में इस छात्रावास की व्यवस्था की गई और इस प्रकार 1 सितंबर 2004 से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की शुरुआत हो गई। इस दौरान सर्वप्रथम वहाँ पर 2 विषय की पढ़ाई की शुरुआत हुई। पहला स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और दूसरा स्कूल ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट स्टडीज की पढ़ाई की शुरुआत हुई और इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय फिर से स्थापित हो गया। तीसरा टर्म ग्रहण करने और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को नालंदा विश्वविद्यालय के एक परिसर का उद्घाटन किया और उस परिसर के उद्घाटन के बाद इसे विश्व स्तर के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की शुरुआत की। आज यह विश्वविद्यालय एक नए सिरे से स्थापित है और आज इस विश्वविद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लगभग 50 शिक्षक हैं और यह विश्वविद्यालय 455 एकड़ में फैला हुआ है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो गुप्त सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया था और बीच के कालों यानी मध्यकाल में अपन सुषमावस्था यानी समाप्त हो चुका था, फिर से उसे पुनर्जीवित करके अंतर्राष्ट्रीय रूप विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है। धीरे धीरे यह विश्वविद्यालय फिर से अपने गौरव को प्राप्त करने में सफल रहेगा। जय हिंद, जय भारत।